अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की इन दोनों ज़ालिम हुकूमतों को तोड़ेगा। एक तो सोवियत यूनियन को तोड़ेगा और दूसरे अमेरिका को तोड़ेगा। अच्छा, हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये जो पेशन गोई है सोवियत यूनियन के टूटने से बहुत सालों पहले की है, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो 1991 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। सोवियत यूनियन 15 हिस्सों में, यानी 15 मुल्क उससे अलग अलग हो गए और उनकी पेशन गोई। अब उनका इंतकाल कब हुआ था? 2 अप्रैल 1965 को हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। और जिस ज़माने में उन्होंने पेशन गोई दी थी, यानी ये हमारे मुल्क के तकसीम के बाद का, और जब वो हज़रत जी बने थे यानी अमीर बने थे, वो ज़माना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। 1944 में हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और उसी वक्त में मशवरे से हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को अमीर बनाया गया। तो इसलिए उस वक्त से 1965 के दरमियान का जो ज़माना था, रशिया में जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी थी। जोसेफ स्टालिन का ज़माना था और तकरीबन 80 लाख लोग जो है उसने, यानी 80 लाख लोगों की उसने जानें ले ली। तो हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने में ये पेशन गोई की थी कि ये ज़ालिम हुकूमतें अल्लाह इनको तोड़ेगा। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जो किताब मैं हमेशा सामने रखता हूँ, ये हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवानें हैं। मैंने या हम लोगों ने हज़रत के सामने, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये बैठकर बातें सुनी हुई है। मौलाना फरमाते थे कि अल्लाह ने रशिया को तो तोड़ दिया, और रशिया जो है उस ज़माने में जब रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए तो रशिया गुर्बत की निचली सतह पे पहुंच चुका था। लोग वहाँ पे रोटियों को मोहताज हो गए थे। इसीलिए रशिया जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस हुई, मुल्क ख़ुद का संभाले नहीं जा रहा, तो पूरी यूनियन कहाँ से संभालेंगे। इसलिए रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, 15 मुल्कों में सोवियत यूनियन बढ़ गई। उसके बाद फरमाते थे कि अगला नंबर अमेरिका का है, और मैं आपको बता दूँ कि अब अमेरिका का नंबर आ चुका है। 2 रोज़ पहले शी जिनपिंग का बयान है, अमेरिका आग से खेलना बंद कर दे वरना उसके हाथ जल जाएंगे। यही सेम टू सेम जुमले हैं। नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका के कैबिनेट की स्पीकर है, उसने अचानक में ताइवान का दौरा किया, और जब उसने ताइवान का दौरा किया तो चीन एकदम तिल मिला गया, और चीन ने फ़ौरन बयान दिया कि अमेरिका आग से खेल रहा है, अमेरिका आग से खेलना बंद कर दे वरना उसके हाथ जल जाएंगे। चीन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो चीन है ये पुराना चीन नहीं है, ये पुराना चाइना नहीं है, ये चीन अब चाइना बन चुका है, और ये इतना ताकतवर मुल्क बन चुका है हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि चाइना की जो पॉलिसीज़ है ना, उसने हर मुल्क के अंदर अपने लोगों को, और हर मुल्क में उसके अपने प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं और पूरी दुनिया को जो मकरूज़ बना के रखा है, यही सारी उसकी पॉलिसीज़ है। आगे चल के अगर अमेरिका से मुकाबला हो तो कोई उसका साथ देने वाला ना रहे। और उसके बाजू में ही पूरा का पूरा रशिया है। ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के आजू बाजू है। अमेरिका वहाँ से बहुत दूर है। जैसे ही चाइना खड़ा होता है वैसे ही उसके बाजू में रशिया तो समझो ऑलरेडी तैयार है, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और उधर साइड से नॉर्थ कोरिया को जो पाल रहा है पूरे मुल्क को, उसको चीन पाल रहा है। उस पर तो 50 पाबंदियाँ हैं, लेकिन उस पूरे मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए एकदम हाईटेक हॉस्पिटल्स है, कंपनीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, सारी चीज़ें, उनको सारी फैसिलिटीज़, सहूलतें, यहाँ तक के चीन की मदद से नॉर्थ कोरिया भी अपनी जगह पे एक न्यूक्लियर पावर मुल्क और कंट्री बन चुका है। तो ये सारे जो मसाइल है इनको समझने के लिए, देखो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब नॉलेज हमको होना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया मोमिन वो होता है जो अपने वक्त के सारे हालात की खबर रखता है, दुनिया में क्या चल रहा है। अला अन यकूना बसीरम बि ज़मानिही,
ये मोमिन की सिफत होती है। सकाळ दोपहर संध्याकाळ, सुबह में तोस, दोपहर में गोश और रात को बेहोश, ये मोमिन नहीं है। मोमिन जो है ना, गाफिल मोमिन, बदहवास मोमिन जो है, जिसको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है, ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन तो वो है कि ख़ुद कुरान करीम में सूरतुर रूम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम। ये जो सूरत है, पूरी का पूरी जो सूरत है, रोम कहाँ है? इटली में है। फिर कुरान में उसके नाम पे सूरत क्यों है? इसलिए है कि वो उस ज़माने में दुनिया की ये जो दो सुपर पावर ताकतें हैं, रोम और फारिस यानी ईरान, जो 22 मुल्कों पे उस ज़माने में ईरान का कंट्रोल हुआ करता था, इन दोनों के दरमियान में जो लड़ाइयाँ होती थी, तो रोमी जो है वो अहले किताब यानी ईसाई थे, इसलिए मुसलमानों का झुकाव उनकी तरफ से होता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की फ़िक्र होती थी कि वो जंग के हालात क्या चल रहे हैं। हमारे ज़माने में भी बहुत सारे मुसलमान अपने को क्या करने का, अपना टॉपिक ही नहीं है वो, अपना उन्वान ही नहीं है वो, अपने को क्या लेना देना, ये जो बातें करने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल अल्लाह के नबी की इस सुन्नत से हटे हुए और सीरत से हटे हुए लोग हैं। सीरत और सुन्नत ये है कि तुम जिस ज़माने में जी रहे हो, तुम्हारे अतराफ़ में क्या हो रहा है, ज़माने में क्या चल रहा है, हर चीज़ की खबर तुमको होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो ये भी जो चीज़ है, ये हम भी इससे जुड़े हुए हैं, हमारा भी इससे ताल्लुक़ है। ये जो हालात अभी नए जो क्रिएट हुए हैं, तो इसलिए ध्यान तवज्जो से सुनो। अब तक जो मैंने सुनाया ये सिर्फ तमहीद थी। अब असली बात यहाँ से शुरू होने वाली है कि ये जो सारे हालात पैदा हुए, इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, कि भाई ताइवान का और चीन का क्या झगड़ा है। अब मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री हम शुरू करते हैं। ताइवान कोई मुल्क नहीं है, ताइवान का नाम भी चीन ही है। जो चीन है, जिसको हम लोग चीन चाइना कहते हैं, इसका पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये नाम है उस चाइना का जिसको हम लोग चीन कहते हैं, और ताइवान का जो नाम है सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों भी चाइना ही हैं, तो दोनों का नाम चाइना है। तो फिर दोनों मुल्क अलग अलग कैसे हुए, वो ताइवान कैसे बना, तो देखो इसके लिए हमको थोड़ा सा, और मैं बहुत मुख्तसर में आपको बताऊंगा उसकी तारीख़ को, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइना में बादशाही हुकूमत हुआ करती थी 1910 और 1911 तक। लेकिन जिन लोगों ने मेरे रशिया के वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना। सोवियत यूनियन की जो मैंने उसमें तारीख़ बताया हूँ, यूक्रेन की वॉर से पहले, वो सारे वीडियोस में आपको वो सारे डिटेल्स मिलेंगे कि वो ज़माना ऐसा था। रूस के अंदर भी उस ज़माने के अंदर वहाँ पर भी बादशाही हुकूमत हुआ करती थी, वहाँ के बादशाह को ज़ार कहते थे। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि कार्ल मार्क्स जो उनके ख़यालात थे, जो उनके नज़रियात थे, तो जो व्लादिमीर लेनिन थे, जिन्होंने 1917 के अंदर रशिया में एक नया इनकलाब, एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आ गए, और वो रशिया को जो है उन्होंने कम्युनिस्ट मुल्क बना दिया, क्योंकि कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात थे उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया और पूरे रशिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। और क्या किया उन्होंने रशिया के अंदर, रशिया में उन्होंने जो है, जो पहले ऐसा था कि जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, सारी कंपनियां, सारी ज़मीनें, खेती बाड़ी उनके पास हुआ करती थी, और गरीबों के पास खाने के लिए भी नहीं रहता था। और गरीब उनके खेतों में 15-15, 18-18 घंटे काम करते थे, और उनको मुश्किल से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, यानी बीमारियां, इफलास, कपड़े नहीं, सर्दी से बचने का सामान नहीं, और मालदार होते जा रहे थे, और बादशाह के ख़जाने में सारी दौलत आती थी। व्लादिमीर लेनिन ने जो कार्ल मार्क्स का नज़रिया था, उस नज़रिए के तहत में जब मुल्क को अपने कंट्रोल में लिया, ज़ार मारा गया, और पूरे मुल्क पे जब इनका कंट्रोल आ गया, तो इन्होंने पूरे मुल्क की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उसको नेशनलाइज किया, और कहा कि पूरे जो कारखाने हैं, पूरी जो ज़मीनें वगैरह सब कुछ है, ये मुल्क का है, ये किसी की प्राइवेट संपत्ति, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब मुल्क का है।
और इन कंपनियों का में जो काम करेंगे मज़दूर लोग, उनको बराबर से रोज़ी मिलेंगी, उनको बराबर से मजदूरी मिलेगी और उनका एक टाइम तय होगा। इसलिए 8 घंटे, जो आज हम 8 घंटे देखते हैं और हफ्ते में छुट्टी वगैरह, ये पूरा सिस्टम जो है सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन ने बनाया। वरना पहले जो है 12-12 घंटे लोग काम करते थे और छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होती थी। लेकिन व्लादिमीर लेनिन ने ये सिस्टम बनाया कि मज़दूर लोग जो है सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, फिर दूसरी शिफ्ट होगी और इसी तरह से उनको हफ्ते में छुट्टी होंगी। तो अब व्लादिमीर लेनिन के जो उन्होंने रशिया में इनकलाब लेकर आए थे, उससे रशिया के हालात बदल गए। अब जो गरीब थे उनके पास भी पैसा आने लगा और उनके भी घरों में जो है भरपूर खाना वगैरह, वरना पहले एक एक कमरे में जो है 50-50 लोगों को रखा जाता था, मज़दूरों को, बड़े बुरे हालात थे। अब उसके बाद में जब वो व्लादिमीर लेनिन ने जो है ये फार्मूले को सक्सेस करके दिखाया, तो उसके बाद जो बाकी मुल्क थे, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो रशिया से मिलता है, तो चाइना के अंदर भी उस वक्त में बादशाही हुकूमत हुआ करती थी। और आपको इंतहाई हैरत होंगी ये सुनकर कि चाइना का जो आखिरी बादशाह था उसकी उम्र थी सिर्फ 4 साल, यानी कोई बचा हुआ ही नहीं था बादशाह के ख़ानदान से, एक बच्चा बचा हुआ था जिसको कुर्सी पे बिठाया गया था। तो चाइना में भी हलचल शुरू हो गई इनकलाब की, रिवॉल्यूशन की। और चाइना में जब ये इनकलाब की, रिवॉल्यूशन की के लिए जब लोग जो है इस तरह से कोशिशें करने लगे, तो चाइना में 2 पार्टियां थी, एक थी नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी आज भी चाइना के अंदर हुकूमत है। और ये जो पार्टी थी, ये लोग चाहते थे कि जैसा रशिया को पूरी तरह से व्लादिमीर लेनिन ने अपने कंट्रोल में लिया और वहाँ के हालात बदल दिए, चाइना को भी हम लोग उसी तरह से बदल देंगे। बादशाह की हुकूमत वगैरह ख़त्म हो गई और ये सारे हालात का फ़ायदा उठाया जापान ने, और जापान ने भी जो है चाइना के ऊपर उधर से हमला कर दिया। और एक तरफ से जो है जापान का चाइना पे कब्ज़ा हो गया, दूसरी तरफ से जो है ये पार्टियों में आपस में रस्सा कशी है वो चलता रहा 2nd वर्ल्ड वॉर तक। और इसी दरमियान में जो माओ ज़ेडोंग जो चाइना के सबसे बड़े लीडर, जैसे वहाँ के गांधी वो कहलाते हैं और उनको वहाँ का सबसे बड़ा लीडर समझा जाता है, और उन्हीं को जो है यानी क्या कहेंगे उसे, जो रिवॉल्यूशन आया, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, और जो चाइना के अंदर इनकलाब आया, उसका उनको जो है फादर ऑफ नेशन कहते हैं। तो माओ ज़ेडोंग जो थे वो इसी कोशिश के अंदर लगे हुए थे कि किसी तरह से पूरे चाइना में कम्युनिस्ट निज़ाम कायम हो। तो अब इनके पास यहाँ पे 3 तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी। एक तरफ तो जो है ये लोग जापान से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों आपस में लड़ रहे थे। 3 तरह की यहाँ पे जब जंग चल रही थी, इसी दरमियान में क्या हो गया, अच्छा जापान का जो तसल्लुत है, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ और इस पे भी मेरे मुस्तकिल वीडियोज़ हैं। जापान का अगर आप नक्शा देखोगे तो वो इतना छोटा है, यानी जितना बड़ा हमारा महाराष्ट्र है, मैं समझता हूँ उससे भी छोटा जापान का नक्शा है, क्योंकि वो समंदर के अंदर कई हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। लेकिन जापान इतना लड़ने और झगड़ने वाला मुल्क था, कोरिया पे उनका कब्ज़ा था, ज़माने तक उनका कोरिया वाले इतने चिढ़ते हैं, इतने गुस्से में, क्योंकि मैं 2 मरतबा कोरिया जाकर आया हूँ, तो मुझे पता है कोरिया वालों के सामने आप दुनिया के किसी भी मुल्क का नाम ले लोगे तो वो कोई उनके तरफ से रिएक्शन नहीं रहेगा। लेकिन जापान का नाम आते ही उनके चेहरों का रंग बदल जाता है। वो लोग बोलते हैं नहीं, जापान का बिल्कुल नाम नहीं लेना, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए, क्योंकि जापान कोरिया को लगा हुआ है। तो जापान का कोरिया के बाद चाइना, अच्छा आधे से ज़्यादा चाइना पे, आप सोचो चाइना इतना बड़ा मुल्क, आधे से ज़्यादा चाइना, नीचे वियतनाम के बाजू से लेके हमारे इंडिया तक, यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद आर्मी बनाए थे, और उन्होंने सिंगापुर के अंदर ही जापान की आर्मी के साथ में एक एग्रीमेंट किए थे कि दोनों मिलकर जो म्यांमार होते हुए मणिपुर के रास्ते से अंग्रेज़ों पे अटैक करेंगे और मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे। इस तरह से उनका पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, जो उन्होंने जापान आर्मी के साथ में ही मिलकर बनाया था, क्योंकि उधर से जापान ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुका था। लेकिन जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने एटमी बम गिरा दिए, उसके बाद फिर जापान ने सरेंडर कर दिया। वो एटमी बमों और वो सरेंडर का जो एग्रीमेंट बना था
उसमें यही लिखा हुआ था कि जापान अपनी आर्मी अब नहीं बनाएगा, जापान के पास न्यूक्लियर बम्स नहीं रहेंगे, जापान को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ लगाई गई और ये जितने इलाकों पे जापान का कब्ज़ा है जापान पीछे हटेगा। वो तो उसको हटना ही था क्योंकि उसका अपना ही मुल्क बर्बाद हो रहा था और इधर वो दूसरे मुल्कों पे कब्ज़े कर रहा था। तो जापान ने ताइवान को जापान ने जो है वियतनाम को छोड़ दिया। उसके बाद में जो चाइना से जब वो वापस जाने लगा तो चाइना के अंदर अब ये जो दोनों पार्टियां हैं इनमें जिनमें रस्साकशी चल रही थी, तो जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, इन लोगों इलेक्शन के अंदर ये लोग ऑलरेडी ताइवान में जीते हुए थे और ताइवान इनके कब्ज़े में था। और बाकी जो ये पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी थी जो माओ जेडोंग की, उन लोगों का चाइना के बहुत से इलाकों पे कब्ज़ा था। अब दोनों पार्टियों में हुकूमत हासिल करने को लेके आपस में झगड़ने लगे। वो जापान तो चला गया अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, लेकिन इनमें जो लड़ाइयाँ हुई, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि इनमें आपस में जो दुश्मनियाँ थी इतनी ख़तरनाक थी कि ये जो नेशनलिस्ट पार्टी थी जो ताइवान का जो जजीरा है जहाँ वहाँ पे ये जो इलेक्शन जीत के आए थे और बाकी चाइना में भी कुछ इलाकों में इन्होंने जीता था, इन्होंने कम्युनिस्ट लोगों के गांवों को जलाना शुरू किया। तो मैं पढ़ रहा था, मैंने सर पे हाथ लगाया, इन्होंने एक पूरा गांव जलाए जिसमें 5000 लोग जिंदा जल गए, मर्द औरतें बच्चे, उनको जिंदा जला दिए इन्होंने, नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने। अब इनमें ऐसी दुश्मनी हो गई थी कि या तो चाइना में कोई नेशनलिस्ट है या तो कम्युनिस्ट है, बस इस तरह से दोनों में जो दुश्मनियाँ थी, दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। लेकिन अक्सर मुल्क जो था, हर एक के सामने रशिया था कि भाई जैसे रशिया तरक्की कर रहा है और रशिया में जिस तरह से जो है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आने के बाद में लोगों की गरीबी दूर हो गई और लोगों के हालात सुधर गए, ऐसे ही चाइना में भी हमने कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए माओ जेडोंग जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किया ऐसे नेशनलिस्ट पार्टी वालों पे भी, और मुल्क पूरा जो है माओ जेडोंग की तरफ से हो गया। अब जो बचे कुचे नेशनलिस्ट थे, क्योंकि उनकी हुकूमत ऑलरेडी ताइवान के अंदर थी, तो इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के उन्होंने चाइना से रवानगी के आदाब ले लिए और सब ताइवान में चले गए। चाइना भी खामोश हो गया और ये जो बाकी माओ जेडोंग भी खामोश हो गए। उन्होंने कहा चलो ये जो अपना बाकी मुल्क है यहाँ पर जो है हम लोग पहले अपनी हुकूमत को स्टेबल करते हैं, ताइवान को बाद में देखेंगे, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी वहाँ पे अगर जीत गई है इलेक्शन तो ठीक है। मतलब ये मिसाल ऐसी ही हो गई जैसे हमारे भारत के अंदर हम स्टेट्स में इलेक्शंस जीतते हैं, एक स्टेट के अंदर एक पार्टी ने जीती तो दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टी, ऐसे ही चाइना और जो ताइवान है वो उसका एक स्टेट था। तो लेकिन ताइवान में नेशनलिस्ट पार्टियों का जब कब्ज़ा, यानी वो पूरे वहाँ जमा हो गए, तो वो अपने एतबार से काम करने लगे और फिर उन्होंने अपनी करेंसी बना ली। चाइना ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वो जो है इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर, अभी मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारे हिंदी न्यूज़ चैनलों पे जाकर देखोगे तो हमारे चैनल जो है ना चाइना के ख़िलाफ़ बोलने में लगे हुए हैं और चाइना को जो है ताइवान ऐसा कर देगा, ताइवान, अरे तुमको पहले अपने देश की जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने लुलु मॉल के केस में भी यही कहा था कि हमारे ये जो अनपढ़ और इलिटरेट और जाहिल और अनएजुकेटेड जो न्यूज़ एंकर्स है, सिर्फ इनको चिल्लाना आता है और इनका जो सिलेक्शन होता है सिर्फ इनकी आवाज़ के बुनियाद पर, इनको आता जाता कितना है वो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है उनके चैनलों के मालिकों को। इसीलिए इन बेवकूफ़ों को ये भी पता नहीं है कि ख़ुद हमारा जो भारत देश है वो ख़ुद चाइना के साथ में है इस पॉलिसी के अंदर। आज तक इंडिया ने भी जो है ना ताइवान को कोई अलग मुल्क नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना है ना, अमेरिकन कोई भी उनको अलग मुल्क नहीं मानता है। समंदरों के अंदर जो छोटे छोटे जजीरे हैं, हाइती वगैरह, ऐसे लोग जो है वो ताइवान को कोई मुल्क शायद मानते होंगे, बाकी दुनिया में कोई नहीं मानता, क्योंकि सब लोगों को पता है कि भाई ताइवान कोई मुल्क है ही नहीं, वो भी खुद चाइना ही है, चाइना का ही एक हिस्सा है। एक अलग पार्टी वहाँ इलेक्शन जीती है इस वजह से। अब प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ? प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम, जो करंट जो नया जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की जो कैबिनेट की ये है चेयरपर्सन है नैन्सी पेलोसी, उसने ताइवान का अचानक में सफ़र किया। हालांकि ये एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ताइवान से रिलेटेड जो भी बात रहेगी वो चाइना से की जाएगी, तुम डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे सारे जो है ना, यानी ये सब बातें तय है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत में, यानी जिसे हम लोग कहेंगे मशवरा, मशवरे से सब कुछ तय है पहले से।
अब अगर कोई मशवरे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यानी बग़ैर रुख लिए कहीं सफ़र कर रहा है, तो एक सरासर मशवरे की खिलाफ वर्जी है कि भाई जब तय है पहले से अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन में, इसीलिए ताइवान की एम्बेसी किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, ना उनका कॉन्सुलेट है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो मुल्क ही नहीं है, चाइना का एक हिस्सा है वो। और तुम अगर डायरेक्ट जो है वहाँ से जाके वो नैन्सी पेलोसी अगर चाइना में जाती है तो उसके सिर्फ 30 मिनट के बाद में शी जिनपिंग का बयान आया। उन्होंने कहा अमेरिका आग से खेलना बंद कर दे, अमेरिका आग से खेल रहा है वरना उसके हाथ जल जाएंगे। ये इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अमेरिका की गलती है ये। अमेरिका इससे पहले भी 3 मरतबा चीन से हार चुका है तारीख़ को अगर हम उठा के, क्योंकि चाइना पहले बहुत गरीब मुल्क था, इसलिए था उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है ना वो अमेरिका से लड़ने में खर्च कर दी थी। सबसे पहली जो लड़ाई थी अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त 1948 को कोरिया आज़ाद हुआ। कोरिया जब आज़ाद हो गया जापान से ही, मैंने बताया ना आपको वहाँ पे भी जापान का कब्ज़ा था, जापान से जब कोरिया आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1948 को, उसके बाद में दोनों कोरिया में जो है ना ज़बरदस्ती अमेरिका, देखो अमेरिका की मिसाल जो है ना उसकी मिसाल कैसी है पता है, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका की मिसाल जो है ना उस पड़ोसी के जैसी है, उस पड़ोसी के जैसी है जो अपने पड़ोस के घर में 2 भाइयों में झगड़े लगाए और एक भाई को बोले दुकान ले अलग करके तू, हम तेरे साथ में है, अरे हम तुझे नया धंधा खड़े करके देते, तेरा भाई जुल्म कर रहा तेरे ऊपर। ये जिसको बोलते हैं ना भयकाना, वरगलाना, झगड़े लगाना, अमेरिका ने सेम वैसा ही किया हर मुल्क में। ये जो कोरिया के 2 टुकड़े हुए इसका ज़िम्मेदार अमेरिका, और वियतनाम के भी अमेरिका ने 2 टुकड़े कराया था, अमेरिका ने यमन के 2 टुकड़े कराया था, अमेरिका ने जर्मनी के, मतलब अमेरिका की पॉलिसी ही ये है इनमें झगड़े लगाओ 2 भाइयों को, यानी खुद एक ही मुल्क के लोगों को। क्योंकि मैं कोरिया अब भी मेरी अभी आधा घंटा पहले ही असर मगरिब के दरमियान में ही अभी कोरिया वालों से मेरी जो है इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई, क्योंकि कल हमारी मीटिंग है उससे रिलेटेड। तो मैं उन लोगों से, मेरे ऐसे रिलेशन से कि मेरी कम से कम हर 2-4 दिन में बातचीत होते रहती है, तो वहाँ के पूरे हालात और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे पूछते रहता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं वहाँ पर, तो मैं उन लोगों ने जो बताते हैं वो लोग वो ये बताते हैं कि कोरिया में दोनों कोरिया, साउथ है या नॉर्थ है, ये दोनों एक ही कबीले के लोग हैं, एक ही ख़ानदान के लोग हैं। इनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, इनमें कोई जातिवाद भी नहीं है। मतलब ये भी नहीं है कि किम कबीला जो है वो ऊंचे ख़ानदान का है और ली जो है वो नीचे ख़ानदान, क्योंकि कोरिया में हर आदमी के नाम में आपको किम या ली, ये दोनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो किम होगा या तो ली होगा। इस तरह से जैसे हम अपने नामों के अंदर मुहम्मद और अली ये लगाते हैं, या तो शुरू में मुहम्मद होगा या आखिर में अली होगा। इस तरह से कोरिया में जो है ना, तो वो लोग बताते हैं कि हम एक ही कबीला है, एक ही ख़ानदान है, यानी किम जोंग उन भी जो है वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही ख़ानदान का है। पूरी दुनिया के अंदर कोरियन ज़ुबान बोलने वाले हम एक ही लोग हैं, दोनों मुल्क जो बोलते हैं इनके, हमारे अलावा कोई नहीं बोलता। हमारा ख़ानदान एक, हमारी बिरादरी एक, सब कुछ एक है। हमारे यहाँ ऊंच नीच भी नहीं है कि ये ऊंचे है तो वो नीचे है, लेकिन हमारे दरमियान में झगड़े लगा, यानी हमारे उनके मुल्क को अमेरिका ने तोड़ दिया वहाँ जाके, ज़बरदस्ती झगड़े लगा के उनमें जो है इस तरह से। तो अमेरिका की ये फितरत है पहले से ही, लोगों के आपस में झगड़े लगाओ, और झगड़े लगाने के बाद में जो है एक आधे का हमदर्द बन के, ज़बरदस्ती उनका मसीहा बन के जो है वो बन गए हुए हैं, उनके जो है बड़े और उनके मोहसिन बनने का अमेरिका को पहले से शौक़ है। तो अमेरिका अपना जो सिक्का जमाने के चक्कर में, तो इसीलिए अमेरिका ने ये सारे मुल्कों के टुकड़े टुकड़े कराया था। तो चाइना ने क्या किया, अपने आप को मजबूत किया। तो अमेरिका ने जब कोरिया आज़ाद होने के बाद जब साउथ वालों के साथ में मिल के, नॉर्थ वाले जो है किम जोंग उनके जो दादा थे उनका नाम था किम इल संग, तो किम इल संग जो थे, जो किम जोंग उनके जो दादा, असल में कोरिया को उन्होंने जापान से आज़ाद कराए थे। और उन्होंने आज़ाद कराने के बाद में फिर रशिया और चाइना के साथ मिलकर वो ये चाहते थे कि पूरे कोरिया में हम भी कम्युनिस्ट वाला निज़ाम कायम करें, और उन्होंने अपने यहाँ पे किया। हम जो ख़बरों में देखते हैं ना, नॉर्थ कोरिया में ऐसा हो रहा है वैसा, सब झूठी खबरें हैं। वो नॉर्थ कोरिया के लोग इतने खुशहाल हैं,
नॉर्थ कोरिया के हर आदमी के पास में उसकी अपनी ज़मीन है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से घर है, वहाँ पे कोई भी इंसान वो भूखा नहीं है, वहाँ पे कोई भी इंसान बेघर नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है ग्रेजुएशन तक, हर चीज़ की सहूलत और फैसिलिटीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ एक गलत इमेज, और इस इमेज के पीछे कौन है? अमेरिका, ताकि दुनिया को जो है ना नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ में वरगला सके। इसीलिए पिछले 2 साल पहले एक मूवी बनी थी हॉलीवुड के अंदर किम जोंग उन के ख़िलाफ़ में, और उसको बनाया था सोनी पिक्चर्स ने। तो उसके अंदर जो है उसकी इमेज एकदम जालिम, जाबिर और क्लियर उन्होंने बताए थे। तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने जो है सोनी पिक्चर्स के जितने भी सर्वर्स थे उसके ऊपर अटैक किया और उसके पूरे स्टूडियो को उन्होंने उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि तुम अगर हमारी इमेज ख़राब करने जाओगे तो हम तुम्हारे स्टूडियो भी नहीं रहने देंगे। वो बाद में मूवी रिलीज़ ही नहीं हुई, वो किम जोंग उनके ख़िलाफ़ में इन्होंने बनाए थे। तो अमेरिका की यह पॉलिसी होती है। मैं इसीलिए मुसलमानों को हमेशा ये नसीहत करता हूँ कि चाइना के ख़िलाफ़ भी जो अमेरिका इस तरह का प्रोपेगंडा करता है ना कि चाइना मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना के मुसलमान जितने खुशहाल है आप सोच भी नहीं सकते। हर एक के पास कार है, हर एक के पास बंगला है, हर एक के पास जॉब है, हर एक के पास इतनी खुशहाल ज़िंदगी। वहाँ कोई मुसलमान झोपड़पट्टियों में नहीं रहता। वहाँ पे मेरे इस उन्वान पे काफ़ी बयानात हो चुके हैं, अभी मैं और वो टॉपिक को रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है अमेरिका को तो वहाँ पैर रखने भी नहीं देते वो। ना अमेरिका का गूगल है, ना अमेरिका का यूट्यूब है, ना अमेरिका का फेसबुक है, ना व्हाट्सअप है, ना CNN है, ना BBC, कोई नहीं है। अगर उनको पता भी चला कि कोई मोबाइल से वहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है या कुछ ले रहा है, फ़ौरन उसको गिरफ्तार करके सीधा GPL दे के रवानगी के आदाब वो लोग वहाँ से दे देते हैं। इतना ख़तरनाक है चाइना के अंदर जो है। और मुसलमानों को इतनी आज़ादी है वहाँ पे, माशाल्लाह बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ आज तक कभी किसी मस्जिद पे बुलडोज़र नहीं चला। बल्कि गवर्नमेंट ने जो मस्जिदें कॉरपोरेशन की बगैर परमिशन के भी बांधी गई थी उसको भी परमिशन दे दिया। इसीलिए 1991 में जिस वक्त में सोवियत यूनियन जब टूटा था तो चाइना में ऑफिशियली सिर्फ 10,000 मस्जिदें थी, और आज चाइना के अंदर 35,000 मस्जिदें ऑफिशियल है, ऑफिशियल, जिनको गुंबद मनारा बना हुआ है और जो गवर्नमेंट के पेपरों में मस्जिद के नाम से रजिस्टर्ड है। यह है चाइना। ये आपको नहीं बताएंगा अमेरिका, लेकिन वो अपने स्टूडियो में वो तस्वीरें बनाएंगे और वीडियो शूटिंग करेंगे कि उइगर मुसलमानों पे ऐसा जुल्म हो रहा है। और मुसलमान हमारे यहाँ पे जो झोपड़पट्टियों में रहने वाले हैं, जिनको बाजू के गली की का खबर नहीं हुआ, ऐसी खबरें पढ़ के चाइना में जुल्म हो रहा है। अरे तुमको मालूम ही नहीं है ये सियासत कि अमेरिका जो है ना इस तरह से दुनिया भर के मुसलमानों को भी चाइना के ख़िलाफ़ खड़े करना चाहता है। और ये पॉलिसी पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े बड़े लीडरों को समझती है, इसलिए आज तक कभी कोई कुछ नहीं बोलता है। उनको सबको मालूम है ये सब चीज़ें, लेकिन हम गली मोहल्ले में बैठ के अपने झोपड़पट्टी में ही 3-3 फीट जो है कुदिया मार रहे, उछल रहे चाइना के ख़िलाफ़। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अमेरिका जो है ना इससे पहले हार चुका है। जब कोरिया, जो दोनों कोरिया का मसला था, फिर पूरी चाइना ने अपनी ताकत लगा दिया नॉर्थ कोरिया के साथ में। फिर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए 1952 में, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, दोनों अलग अलग हो गए। किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। ऐसे ही वियतनाम के अंदर ज़बरदस्ती जो है ना, वियतनाम चाइना के करीब में है। वियतनाम और चाइना के बीच में जो है ना नॉर्मली ट्रेनें चलती है, बसें चलती है, अभी भी, आज भी। तो चाइना का पूरा सपोर्ट था वियतनाम को। अमेरिका घुस गया पीछे से, वहाँ के लोगों को वरगलाने, भड़काने, अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ में, बढ़ो आगे तुम। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल देते थे, बोले हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं बोले, और उसमें भी एक जो सबसे छोटा कुत्ता रहता ना, कूं 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 करता और पीछे देखता बोले अपने बॉस को, अपने सारे जो कुत्तों का झुंड उसके साथ में, वो बोलते चल बेटा चल, तू आगे चलते रहे, हम है ना तेरे पीछे। सेम अमेरिका ने कोरिया में भी ऐसा ही किया और वियतनाम में भी वैसा ही किया। वहाँ के जो लोकल लोग थे, लीडर जो थे हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन में, हमारे यहाँ पे भी होते हैं ना अपोजिशन लीडरों को ख़रीद के, वरगला के, भड़का के, उकसा के और अपनी जो है आर्मी घुसा दिया वियतनाम में। सबसे ज़्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ वियतनाम में, जलील हुआ, खार हुआ, बर्बाद हो गया। हज़ारों आर्मी के जवान मारे गए उसके, और हज़ारों लंगड़े लूले हो गए। फिर भी उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं आया। फिर अभी आने के बाद में जो है अफ़गानिस्तान में जलील व खार हुआ। जहाँ पे भी अमेरिकन आर्मी गई ना, वहाँ से सिर्फ जलील होके वो वापस आए, उसके अलावा उनको कुछ हाथ में नहीं आया। अब वो चाइना पुराना चाइना नहीं है।
मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जब चाइना गया था उस वक्त में वहाँ के अपने यहाँ के 6 रुपये में वहाँ का 1 रुपया आता था। और अब जो है मैं समझता हूँ अब जो है रेट काफ़ी बढ़ चुका है। अब जो है कम से कम 11-12 रुपये, यानी डबल का जो है चाइनीज़ युआन जो है 11 रुपया 78 पैसे का। मुझे अच्छी तरह याद है 6 रुपये, मुझे याद है 6 रुपये इसलिए भी याद है क्योंकि मैंने वहाँ से जो है बहुत सारा सामान जब लेकर आया था तो माशाल्लाह वो काफ़ी सस्ते के अंदर जो है हमको 6 रुपये के हिसाब से मिला था वो, यानी 6 रुपये अपने यहाँ के, वहाँ का 1 रुपया। और अब अगर हम देखते हैं तो वहाँ का एक तो अपने यहाँ के 12 रुपये हो रहे, पौने 12, ये जो है ऑफिशियल रेट है, लेकिन इसके अंदर जो है अनऑफिशियल में जो है 12-13 रुपये उसका रेट आता है। तो इस तरह से अभी तो डबल हो गई वहाँ की करेंसी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते, चाइना वो पुराना चाइना नहीं रहा, बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की जो कंडीशन, और अब ऐसे ऐसे उसने हथियार बनाए और दुनिया भर को उसने कर्जा दे दिया। रात में भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पूरी दुनिया में हमारे शेयर मार्केट के चैनल पे ही देख रहा था, वो बता रहे थे कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है अभी भी निगेटिव में चल रही है। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं जो पॉजिटिव में हैं, उसमें पहले नंबर पे सऊदी अरबिया है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे चाइना। ये सिर्फ 3 मुल्क दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो मुल्कों की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर है बाकी मुल्कों के मुकाबले में, वरना बाकी सारे मुल्क अभी निगेटिव के अंदर है। तो चाइना जो है ना उसने अपने आप को बनाया। अब ऐसे ऐसे हथियार आप सोच भी नहीं सकते। चाइना के अंदर पूरा चाइना वो कंट्रोल करते हैं सिर्फ कैमरों के ऊपर, बस पूरे मुल्क की के ऊपर उनकी नज़र होती है। आपको वहाँ उनकी कई पुलिस नज़र नहीं आएंगी। और हमारे यहाँ पर जो है यानी अमेरिका के अंदर जो है ना, अमेरिका खाली रह गया बड़ी बड़ी बातों के अंदर, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, या दूसरी मिसाल है कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। इस तरह से जो है अमेरिका का हाल है। तो शी जिनपिंग को आया गुस्सा, उन्होंने कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है, अगर अमेरिका आग से खेलेगा उसके हाथ जल जाएंगे। तो अगर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में हर नया जो प्रेसिडेंट आता है ना उसको खुजली की बीमारी होती है और कुछ ना कुछ खुजा के वो जाता है। जैसे जो दोनों बाप बेटे बुश थे, दोनों भी जलील होकर गए, दोनों को भी जंग लड़ने का बहुत शौक़ था, दोनों ने अमेरिका को बर्बाद करके गए। अफ़गानिस्तान में लाखों हज़ारों फ़ौजी उनके मारे गए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों डॉलरों का नुकसान हुआ, लेकिन अक्ल ठिकाने पे नहीं आई। बराक ओबामा थे, वो भी जलीलो ख़ार होकर गए। उनके बाद में जो है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है वो बेचारे ने कॉमेडी करके पूरे मुल्क का इंटरटेनमेंट किया और सिर्फ वो बयान ही देते रहता था। और उसकी और किम जोंग उन की जो चलती थी कि किम जोंग उन ने बोला कि मेरे बाजू में बटन है, बोले ज़्यादा कम ज़्यादा करने का नहीं, बटन दबाया मैंने कि सीधा मिसाइल यहाँ से वहाँ। ये सब उनमें झगड़े चले और बाद में इतनी मोहब्बत पैदा हो गई दोनों के भी दरमियान में। मैं जिस टाइम पे कोरिया में था उसी टाइम पे वो दोनों की भी जो है मुलाकात हुई सिंगापुर के अंदर। और दूसरी मर्तबा मैं गया तो किम जोंग उन खुद कोरिया आए हुए थे और हम भी उस टाइम पे वहीं पर थे। तो मुझे कुरान करीम की वो आयत याद आ गई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बाद वाली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है अच्छाई और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकते। इदफ़ा बिल्लती ही आसन, बुराई को अगर दूर करना है तो उसको अच्छाई से दूर करो। अगर तुम इस तरह से करते हो तो फिर तुम्हारे दरमियान में ऐसी मोहब्बतें पैदा होगी। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, अल्लाह तुमको गहरा दोस्त बना देगा फिर। और ऐसा ही हुआ। पहले तो झगड़े चल रहे थे, मेरा बटन यहाँ पे है, ये बोलता था मेरा बटन वहाँ पे है, और बाद में एक दूसरे के साथ में मुलाकात हो गई और बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो गए दोनों के दरमियान। बेचारे ट्रम्प साहब जो है वो टिके नहीं, या उनको टिकने नहीं दिया गया क्योंकि वो झगड़ालू आदमी नहीं थे। अब बाइडन आए हैं तो वापस से इनको भी खुजली शुरू हो गई ज़बरदस्ती। अभी चाइना को क्यों खुजाने का, चाइना ख़तरनाक मुल्क है, चाइना ने बोल दिया। तो क्योंकि इनके जवाल का वक्त आ चुका है अमेरिका का, इसीलिए हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते थे ना, रशिया सोवियत यूनियन तो हो गए उसके रवानगी के आदाब, अब सोवियत यूनियन की ये कंडीशन है कि वहाँ के मुफ्ती आज़म साहब ने बयान दिए कि 1940 के बाद यानी 1950 तक इंशाअल्लाह पूरे रशिया के अंदर मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा होगी। आज वहाँ पे मुसलमानों की आबादी 30% है रूस के अंदर।
1950 तक इंशाल्लाह 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी होगी। इस उन्वान पे मेरा पूरा वीडियो है, वो देखो आपको सारे डिटेल्स समझ में आएंगे। मैंने उसका जो है सारा साइंटिफिक रीज़न्स हमने उसके अंदर बताए हुए हैं। तो खैर, अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज हमारा गश्त का दिन है और मुझे भी गश्त में जाना है फ़ौरन। लेकिन मैंने सोचा कि ये टॉपिक फिर पेंडिंग रहेगा, क्योंकि कल भी मेरा एक जगह सफ़र है, उसके बाद परसों भी एक जगह पे फिर हमारी साउथ कोरिया की मीटिंग है। तो वो टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बातिल को बातिल से टकराने के फ़ैसले फ़रमा और अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हक़ को गालिब फ़रमा और अल्लाह ताला ज़ालिम को उसके जुल्म की सज़ा अता फ़रमा। या तो ज़ालिम को हिदायत अता फ़रमा, अगर उसके मुक़द्दर में हिदायत ही नहीं है, उसको हिदायत ही नहीं चाहिए, बल्कि वो अपने जुल्म पे एकदम ये है, तो अल्लाह ताला वैसे ज़ालिमों के जो है हाथों से भी हुकूमतों को ख़त्म करने के फ़ैसले फ़रमा और अल्लाह ताला हक़ को गालिब करने के भी फ़ैसले फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।